हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। केमिकल बॉन्डिंग की जो नेक्स्ट सीरीज है उसके अंदर अपन देख रहे थे वीबीटी, है ना, कि वीबीटी के अंदर किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं हाइब्रिडेशंस। वो देख लिया अपने। हाइब्रिडेशंस का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से मोस्टली हाइब्रिडेशंस निकाला जाता है। ओके, वीबीटी क्या क्या एक्सप्लेन कर पाई और क्या नहीं कर पाई वो अपन देखेंगे, क्योंकि अपन जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो आपका होगा एमओटी। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखने वाले हैं। वीबीटी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा वो देखते हैं। वीबीटी क्या एक्सप्लेन कर पाती है, उसकी एप्लीकेशंस पार्ट देखते हैं और लिमिटेशंस देखते हैं, यानी कि उसके जो यूजेस हैं, क्या क्या उसके द्वारा प्रूफ किया जा सकता है, कौन कौन से रूल्स या कौन कौन से स्पीसीज के बारे में उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर इस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया, कौन सी प्रॉपर्टीज़ का उसने एक्सप्लेन किया वो देखने वाले हैं। और जो आपके लिमिटेशंस है, मतलब कि क्या नहीं कर पाई वो थ्योरी, वो देखेंगे। ओके, तो आपका यहाँ एप्लीकेशंस पार्ट इस तरह से देते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब हो गया आपके पास क्या उपयोग है उसके, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वीबीटी को। ओके, और लिमिटेशंस का मतलब ये हो गया कि कहाँ नहीं कर सकते उसकी। देखो, केमिस्ट्री में एक थ्योरी से कभी किसी का भला नहीं होता है ना, यानी कि एक थ्योरी कभी भी कंप्लीट मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं की जा सकती। मॉलिक्यूल्स माने कंपाउंड हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ या यौगिक बोल सकते हैं। एक थ्योरी कभी भी कंप्लीट यौगिकों पर लागू नहीं की जा सकती, कहीं ना कहीं तो उसमें कमियां आती है। या बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने करैक्टर पाए जाते हैं, जितने गुण पाए जाते हैं, या तो उसकी बॉन्ड एंगल देख लो, बॉन्ड ऑर्डर देख लो, या उसके अंदर चुंबकीय प्रॉपर्टी देख लो, या अपन देख लें उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर हो गया, उसके अंदर एंगल देख लें कि कितना एंगल होगा, या उसका स्पेक्ट्रम किस तरीके से प्राप्त होगा, उसके अंदर कंपन होगा तो वो किस तरीके का होगा। तो एक थ्योरी से अपन कभी भी उसे नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि ये कंप्लीट मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई। या कलर की बात कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी की बात कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी माने कि उसकी अवस्था किस तरीके की होगी, ठोस होगी, तरल होगी या गैस होगी, या उसका कलर कि कलर कैसा आएगा और आएगा तो क्यों आएगा। यानी कि कोई कलर, बहुत सारी ऐसी रंगीन चीज़ें होती है, उन रंगीन चीज़ों का कलर आता क्यों है, क्या तो कुछ तो रीज़न होगा कि उनकी वजह से उनमें कलर प्राप्त होता है, कलर शो करते हैं, है ना। तो वो अपने को क्या है, वीबीटी नहीं बता पाती कई केसेस के अंदर। जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर बेसिकली कुछ मॉलिक्यूल्स की तो व्याख्या कर देती है, लेकिन कंप्लीट मॉलिक्यूल्स की व्याख्या नहीं कर पाती है। वो जो नहीं कर पाती है वो आपकी वीबीटी की क्या हो जाती है, लिमिटेशंस हो जाती है, यानी कि उसकी कमियां हो जाती है कि इसमें इतनी कमियां पाई जाती हैं। यानी कि एक तो ये है ना, जैसे अब इसकी कमियां पाई गई है तो कौन सी दूसरी नेक्स्ट थ्योरी आई होगी जिसने इनकी कमियां को कंप्लीट किया होगा। जैसे वीबीटी के बाद में आती है एमओटी थ्योरी, इसने क्या किया, कुछ तो कमियों को दूर किया, है ना, कुछ तो बेटर किया इसने, बट इसने भी कंप्लीट वर्क नहीं किया। फिर आती है आपकी सीएफटी ने कुछ किया लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं करती। तो आगे आगे इस तरीके से आपके नेक्स्ट थ्योरियाँ आती जाती है। ओके, तो वीबीटी की कमियों में देखें या एप्लीकेशंस पार्ट देखें, तो एप्लीकेशंस में बोलती है वीबीटी कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है उसका संकरण इजीली निकाला जा सकता है वीबीटी के द्वारा। तो संकरण की व्याख्या तो अपन इजीली से कर सकते हैं, किसके द्वारा, वीबीटी के द्वारा। फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि कर लो, ये तो हो जाएगा इसी से, है ना। नेक्स्ट है उसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल नहीं सकते इस थ्योरी से, क्योंकि वो निकाल सकते हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो इस थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता, बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, कलर सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ, क्योंकि ये थ्योरी कलर को ज़्यादा है डिफाइन, यानी कि कलर बता तो दी है कि इसमें कलर हो सकता है, लेकिन ये बोलती है कि सबसे पहले ये बताओ कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जब किसी यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स बता दिए जाए ना, तभी वीबीटी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, तो वीबीटी के अंदर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का लेखा जोखा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए कि कितने
प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स है और कैसे हैं, क्या वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, वो पेड है यानी कि युग्मित है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ क्या होनी चाहिए, अपने को कैलकुलेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए किस तरह। और हाँ, जब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है बेसिकली कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा है ना, उन्हीं कंपाउंड को अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है। जैसे कि मेटल है, लिगेंड है, ओके, इनके बीच में बॉन्ड बनाना है यानी कि बंध बनाना है। वो किस तरीके का बंध बनेगा, आपकी उपसंयोजक प्रकृति का बंध बनता है। कैसे बनता है वो कि यहाँ क्या होता है, जो आपके मेटल होता है या धातु होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून होती है। यहाँ जो आपके धातु होती है उसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो यहाँ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी पाई जाएगी, जबकि जो लिगेंड होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, या तो उसके अंदर हो सकता है कि लोन पेयर्स प्रेजेंट हो, एक्स्ट्रा में लोन पेयर प्रेजेंट हो, या हो सकता है कि उसके अंदर क्या हो, कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। वो नेगेटिव चार्ज यानी कि जो बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड में एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कहाँ से प्राप्त होते हैं, आपके लिगेंड से प्राप्त होते हैं। जब ये लिगेंड के पास मान लो इस तरीके से एक लोन पेयर है, लोन पेयर में दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या कर रहे हैं, मेटल के जो खाली कक्षक है उनमें अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। जो इस तरीके के बॉन्ड बनते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। ओके, इस तरीके के बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से बने हुए होते हैं। ओके, या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स के वर्ड यूज ना कर, अपन इलेक्ट्रॉन की साझा से ही करें, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहे हैं, मेटल के और खाली कक्षक में ही जा रहे हैं। ओके, तो अपने पास यहाँ पर बोलता है कि जो आपके ये मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस हैं यानी कि जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके अंदर अगर कलर की व्याख्या करनी हो या उनके अंदर जो लिगेंड है उनकी प्रकृति के बारे में अगर पता है, उनकी प्रकृति का मतलब ये हो गया कि क्या वो दुर्बल लिगेंड है या प्रबल लिगेंड है, यानी कि वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उस लिगेंड का अपने को पता होना चाहिए, उसकी नेचर का पता होना चाहिए। क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ी है कि कैसा होना चाहिए लिगेंड की प्रकृति, यानी कि या तो होगी वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो वो नेचर अगर पता है तो ये वीवीटी को अपन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसे अप्लाई नहीं कर सकती। ओके, हो गया पॉइंट। अब थी अपने पास कि अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। अब बात आती है कि चुंबकीय गुण होते क्या है, क्या मतलब है चुंबकीय गुण। गुण का मतलब होता है कि वो जो आपके चुंबकीय गुण का यानी कि दो प्रकार की होगी, प्रतिचुंबकीय हो गई, एक अनुचुंबकीय हो गई। प्रतिचुंबकीय का मतलब हो गया कि वो अगर अपन इसको मैग्नेट यानी कि चुंबक के पास में ले जाते हैं उस स्पीसीज को या उस यौगिक को, तो वो दूर दूर जाता है, यानी कि उससे अट्रैक्शन नहीं होता, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं बनती है या अट्रैक्शन नहीं होता है, उनको कोई फील नहीं होता, एक दूसरे से रिपेल करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। एक दूसरे के बीच में रिपल्शन होगा मतलब क्या होगा, प्रतिचुंबकीय तभी हो रहा है। और अगर कोई स्पीसीज अनुचुंबकीय हुई और मैग्नेट के पास ले गए यानी कि चुंबक के पास लेके जाते हैं, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करती है, तो उसे बोलते हैं अपन अनुचुंबकीय। अब चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय की बात आती है तो ये वीवीटी बोलती है कि अगर मुझे ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पेड है या अनपेड, तब तो कंफर्म करके बता सकते हैं कि आपका प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा। तो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय केस में क्या किया जाता है, प्रतिचुंबकीय होता है आपका कि अगर आपके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रतिचुंबकीय का मतलब हो गया कि अगर अयुग्मित युग्मित इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसी के अंदर, युग्मित का मतलब हो गया आपके पेयर,
जोड़े में। ओके, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, जैसे p6 है, यानी कि आपके जो p ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन 6 को किस तरीके से बन सकते हैं अपन 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये क्या है पेयर्ड। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि वो क्या हो गए, युग्मित हो गए। युग्मित हो गए तो प्रतिचुंबकीय होगा, और अगर इसी तरीके से अगर अनुचुंबकीय हुआ तो क्या हुआ, इसमें होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। एक भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो चुंबकीय गुण शो करेगा। ओके, पेयर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है किसी के अंदर, तो वो क्या होंगे, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। बट वीबीटी को तो ये भी नहीं पता कि कितने पेयर हैं कितने अनपेयर हैं, क्योंकि लिगेंड की जब प्रॉपर्टी नहीं पता तो पेयर अनपेयर का भी कोई सवाल नहीं उठता कि इसका पता होगा। तो यहाँ ये होता है कि साथ में देखो मैं आपको लिमिटेशंस प्लस एप्लीकेशंस दोनों बता रही हूँ कि क्या लिमिटेशंस रही है क्या एप्लीकेशंस रही है इसकी। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का ही नहीं पता कि कितने अयुग्मित है युग्मित है तो वीबीटी को अपन अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे ज़्यादा वीबीटी की कमियां है वो आपकी, ये तो कलर के बारे में बताएंगे कोई, और यह क्या बताएंगे कि ये क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे कि दो प्रॉपर्टीज़ को अपन ज़्यादा इनकी डीपली स्टडी करते हैं इनमें। ओके, और लेकिन वो ही क्या करता है वीबीटी नहीं बता पाता है। नेक्स्ट है आपके एमओटी थ्योरी, आज देखते हैं, वो भी उसका बेसिक्स इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी यही है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। होती क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है वो देखते हैं। ओके, क्योंकि वीबीटी आपके बेसिक है 11th-12th की आएगी आपके, कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, जो डीपली है वो आपके एमओटी थ्योरी है। अब है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी, अणु कक्षक सिद्धांत। अब आपके जो ये थ्योरी है आपके हर जगह लागू होती है। देखो हर जगह का मतलब होता है कंप्लीट जितनी केमिस्ट्री होती है उसमें हर जगह ही लागू होती है। ऑर्गेनिक में देख लो तब भी लागू होगी क्योंकि पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा लागू होती है एमओटी थ्योरी। फिर आपकी होती है इनऑर्गेनिक में भी होगी, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपके क्या होती है ये थ्योरी अप्लाई होती है। तो तीनों केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन क्या नहीं कर सकते, मैकेनिज्म यानी कि जब क्रिया विधि देखते हैं किसी भी रिएक्शंस की वो कंप्लीट नहीं की जा सकती इस थ्योरी के बिना, क्योंकि अगर ये थ्योरी आती है तो इसकी क्रिया विधि वगैरह भी अपन देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से निकाला जाता है। ओके, कौन सा रिएजेंट कहाँ अटैक करता है और क्यों करता है, वो इसी की बदौलत है कि इसी से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा कहाँ अटैक करने वाला होता है। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंगल सब कुछ अपन इसी थ्योरी के द्वारा निकालते हैं। इस थ्योरी के द्वारा अपने को पता चलता है कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर है तो वो इतना क्यों है, कम क्यों है, किसी के अंदर 0 है तो क्या मतलब है। ओके, तो इस थ्योरी के द्वारा वो भी निकाला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जब ओवरलैपिंग दिखाई जाती है यानी कि उसके अंदर वेवलेंथ यूज़ की जाती है कि किस तरीके की वेवलेंथ होती है, तो वहाँ इसका बड़ा योगदान होता है। ओके, तो ये तीनों ही केमिस्ट्री पे अप्लाई की जाती है। इनऑर्गेनिक में देख लो चाहे ऑर्गेनिक में देख लो और चाहे फिजिकल में देख लो। ओके, तीनों ही केमिस्ट्री में इसका बड़ा ही रोल है। ओके, अब बात ये आती है कि इतना बड़ा रोल क्यों है इसका, क्या कारण है ना। देखो इस थ्योरी की खासियत ये है कि ये बॉन्ड ऑर्डर बताने में सक्षम रही है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि कौन सी स्पीसीज के बीच में कितना बंध बनेगा, उसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि किस तरीके का कितने मैक्सिमम से N3 है N2 है, सॉरी N2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, 3 आता है,
इसका मतलब हो गया कि उस स्पीसीज के अंदर या उस नाइट्रोजन गैस के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके अंदर 3 बंध पाए जाते हैं, यानी कि ट्रिपल बंध या नहीं कह सकते मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ओके, अगर आपके पास किसी के अंदर पॉइंट्स में आ रही है 1.5 आ गई, 2.5 आ गई, कई बार आता है कि बॉन्ड ऑर्डर इतना आता है, मतलब कि उसमें 2.5 जैसा बॉन्ड ऑर्डर पाया जाता है, यस पाया जाता है, लेकिन वो शो नहीं किया जाता। जब बनाते हैं अपन कोई स्ट्रक्चर तो शो नहीं करते कि इसके अंदर आधा बॉन्ड पाया गया है या ज़्यादा बॉन्ड पाया गया है। ओके, तो उस कंडीशन में वहाँ शो नहीं करते कि इतना बॉन्ड पाया गया है, मतलब वहाँ क्या होता है कि एक स्पीसीज का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, एक का थोड़ा कम होता है। ओके, तो पॉइंट्स का मतलब है कि वहाँ पाई, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है, अगर जिस किसी भी का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो 0 प्राप्त हो, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि उनके बीच में कोई बंध पाया ही नहीं जाता, यानी कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। यानी कि जिनका बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, तो उसका मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पाया ही नहीं जाता है। किसका आता है, जैसे He2 का आता है, हीलियम 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो 0 का मतलब तो यही हो गया कि वो तो एग्जिस्ट नहीं करता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दोनों के बीच में बॉन्ड पाया जाएगा, है ना, कितना जितना आ रहा है उतने ही बॉन्ड पाए जाएंगे जिसके बीच में, मतलब कि क्या हुआ कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हीलियम 2 के पास यानी कि He2 के पास कोई बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है, मतलब दोनों हीलियम्स की क्या है, कोई अट्रैक्शंस नहीं है, तो पाया भी नहीं जाता। ओके, तो मतलब ये हो गया दुनिया में पाया ही नहीं जाता। वो किस रूप में पाया जाएगा, आपके ओनली एटम्स के रूप में ही पाई जाती है, हीलियम्स अणु के रूप में नहीं पाई जाती। ओके, वैसे तो कैसे ही नहीं पाई जाती है। खैर, अब आपके हैं कि इसमें किन किन मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, एमओटी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। एक तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। डायएटॉमिक्स का मतलब हो गया कि आपके द्विपरमाणुविक यौगिक, जिनके अंदर जब उनके परमाणु गिने अपन गिने तो कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए, जैसे HCl है ना, H2, N2, O2। इस प्रकार के डायएटॉमिक्स मॉलिक्यूल के लिए भी एमओटी की चर्चा करेंगे, है ना। तो बता देते हैं एक बार किन किन के लिए अपन उनमें करने वाले हैं। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी अपन ने 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो हेट्रोएटॉमिक, एक हेट्रोडायएटॉमिक, एक होमोडायएटॉमिक। हेट्रो का मतलब हो गया कि HCl है, हेट्रो मतलब विषम परमाणु, विषम द्वितीय परमाणु। तो 2 परमाणु है, दोनों में विषम है, यानी कि अलग अलग है, H और एक में Cl है, दोनों अलग अलग हो गए, मतलब क्या हुआ कि ये हेट्रोएटॉमिक हो गया। और अगर N2 आ जाए, O2 आ जाए, ये क्या है, सेम एटम है, 2 नाइट्रोजन है, दोनों ही नाइट्रोजन ही है, तो ये हो गया होमोडायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये किन किन के लिए व्याख्या करेंगे, एक तो करेंगे होमोडायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, और ये हो गया आपके हेट्रोडायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। और यहाँ करेंगे अपन जिनमें कितने भी आपके एटम हो सकते हैं, बेंजीन हुआ, ऐसे मॉलिक्यूल्स की भी अपन व्याख्या करेंगे। ओके, या अपन कह सकते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की व्याख्या करेंगे। ओके, ये अपन इनकी चर्चा करने वाले आपके सिलेबस में मेन तो ये है और ये है, ये केवल एक तो एग्जाम्पल से ही आपको समझाया गया है। ओके, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की अपन स्टडी करने वाले हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो कर सकते हैं, उनके कलर की व्याख्या भी कर सकते हैं, और आपके बॉन्ड ऑर्डर की भी व्याख्या कर सकते हैं। ओके, इस थ्योरी से लगभग कुछ कैरेक्टर्स तो अपन डिसाइड कर ही सकते हैं, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके।